जॉन डगलस अर्नोल्ड, जिनका जन्म 1974 में हुआ था, एक अमेरिकी परोपकारी और पूर्व एनरॉन कार्यकारी हैं। उन्होंने अर्नोल्ड वेंचर्स एलएलसी की स्थापना करके प्रसिद्धि पाई, जिसे पहले लॉरा एंड जॉन अर्नोल्ड फाउंडेशन के नाम से जाना जाता था। 2007 में अर्नोल्ड ने सबसे कम उम्र के अमेरिकी अरबपति बनकर सुर्खियां बटोरी। उनका फर्म सेंटोरस एडवाइजर्स एलएलसी ह्यूस्टन में स्थित था और यह ऊर्जा उत्पादों के व्यापार में विशेषज्ञता रखने वाला एक हेज फंड था, जिसे 2012 में बंद कर दिया गया। वित्त से परोपकार की ओर रुख करते हुए अब अर्नोल्ड वेंचर्स एलएलसी के माध्यम से सामाजिक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वे ब्रेक थ्रू एनर्जी वेंचर्स के बोर्ड सदस्य हैं और फरवरी 2024 से मेटा के निदेशक मंडल में सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। अप्रैल 2024 तक उनकी कुल संपत्ति लगभग 3.3 अरब डॉलर है। जॉन डगलस अर्नोल्ड डगलस टेक्सास में 2 बेटों में छोटे थे। उनकी मां बाद में सेंटोरस में एक लेखाकार के रूप में काम करने लगी, जो उनके भविष्य के करियर से एक महत्वपूर्ण जुड़ाव था। दुर्भाग्य से जब अर्नोल्ड केवल 18 वर्ष के थे, उनके पिता, जो एक वकील थे, का निधन हो गया। अर्नोल्ड की उद्यमशीलता की भावना जीवन के प्रारंभ में ही उभर आई थी। उन्होंने 14 साल की उम्र में ब्लू चिप कार्ड्स नाम से खेल कार्ड बेचने वाली अपनी पहली कंपनी शुरू की थी। उन्होंने 1992 में हिलक्रेस्ट हाई स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। 1995 में अर्नोल्ड ने वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी से गणित और अर्थशास्त्र में डिग्री प्राप्त की, वह भी केवल 3 वर्षों में। वेंडरबिल्ट में पढ़ाई के दौरान वे लैम्ब्डा ची अल्फा बिरादरी के सदस्य थे। जॉन अर्नोल्ड ने कॉलेज के तुरंत बाद एनरॉन में एक तेल विश्लेषक के रूप में अपना करियर शुरू किया, लेकिन वे जल्दी ही आगे बढ़ते गए और 1 वर्ष के भीतर सहायक व्यापारी बन गए। 1996 तक जब जेफ बुसान ने कंपनी छोड़ी, तब वे नेचुरल गैस डेस्क पर प्राकृतिक गैस डेरिवेटिव्स के व्यापार की देखरेख कर रहे थे। अर्नोल्ड की रणनीतिक सोच और एनरॉन के नए इंटरनेट आधारित ट्रेडिंग नेटवर्क एनरॉन और एनन लाइन के उपयोग से कंपनी ने 2001 में $750 मिलियन की कमाई की। इस सफलता के चलते उन्हें एनरॉन के इतिहास का सबसे बड़ा बोनस $8 मिलियन प्राप्त हुआ। उनके सहयोगी उन्हें स्नेहपूर्वक नेचुरल गैस का राजा कहते थे। एनरॉन के पतन के बावजूद अर्नोल्ड पर किसी भी गलत काम का आरोप नहीं लगाया गया। एनरॉन से मिले भारी बोनस के साथ 2002 में जॉन अर्नोल्ड ने सेंटोरस नाम से एक हेज फंड शुरू किया। उद्योग में उनकी अंतर्दृष्टि को व्यापक रूप से सराहा गया और अक्सर सरकारी आयोग उनके विचारों को जानना चाहते थे। जब अमरंथ एडवाइजर्स पतन के कगार पर था, तब सेंटोरस ने विपरीत स्थिति लेकर लाभ कमाया। इस कदम से सेंटोरस ने 2005 में 150% तक का रिटर्न दिया। अगस्त 2008 में सेंटोरस ने नेशनल कोल कॉर्पोरेशन एनसीओसी के लगभग 10% शेयर खरीदे, जिससे उन्होंने बाजार में अपनी स्थिति और मजबूत की। 2009 में जॉन अर्नोल्ड ने अमेरिकी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन CFTC को एक सार्वजनिक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने वित्तीय रूप से निपटाए जाने वाले व्यापारिक पदों पर सीमा लगाने का विरोध किया। हालांकि उन्होंने शारीरिक ऊर्जा फ्यूचर्स के समाप्ति के करीब पहुंचने पर सीमाओं का समर्थन किया। 2 मई 2012 को अर्नोल्ड ने घोषणा की कि वे हेज फंड का प्रबंधन बंद कर रहे हैं, जिससे उनके वित्तीय करियर का एक अध्याय समाप्त हुआ। वित्त से बाहर अर्नोल्ड ने कई अन्य रुचियों को अपनाया है। 2019 में उन्होंने 2026 फीफा विश्व कप की मेजबानी के लिए ह्यूस्टन की बोली में अध्यक्ष की भूमिका निभाई। यह पहल अर्नोल्ड की विविध रुचियों और वित्तीय क्षेत्र से परे प्रयासों को दर्शाती है। जॉन अर्नोल्ड की शादी लॉरा एलेना मुंजो अर्नोल्ड से हुई है, जो येल विश्वविद्यालय से स्नातक हैं और एक मर्जर एंड एक्विजिशन वकील रही हैं। लॉरा ने ह्यूस्टन में एक तेल अन्वेषण कंपनी की भी सह स्थापना की थी, जिससे उनका उद्यमी दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। दोनों ने मिलकर परोपकार की राह पर एक साझा यात्रा शुरू की है। अपने संसाधनों और विशेषज्ञता का उपयोग समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किया है। अर्नोल्ड परिवार एक घनिष्ठ परिवार है, जिनके 3 बच्चे हैं, जो निश्चित रूप से उनके जीवन का केंद्र हैं। अपनी व्यस्तताओं और परोपकारी कार्यों के बावजूद जॉन और लॉरा अपने परिवार को प्राथमिकता देते हैं, बच्चों के लिए एक सहायक और पोषणकारी वातावरण बनाते हैं। उनके पारिवारिक मूल्यों के प्रति समर्पण यह दर्शाता है कि प्रभावशाली सामाजिक योगदान के साथ भी जीवन में संतुलन और संबंध महत्वपूर्ण है। अर्नोल्ड वेंचर्स एलएलसी को कुछ विवादास्पद क्षेत्रों में भागीदारी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है।
हालांकि संगठन ने कुछ आलोचनाओं को स्वीकार किया है। इसके बावजूद वे यह जोर देते हैं कि वे अपने भागीदारों के साथ मिलकर प्रभाव को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं, बिना अनुचित प्रभाव डाले। पूर्व फाउंडेशन को एक प्री ट्रायल वेब टूल को लेकर कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अदालतों ने अंततः शिकायतों को खारिज कर दिया। 2020 में बाल्टीमोर पुलिस विभाग के लिए एरियल सर्वेलांस हार्डवेयर के लिए अर्नोल्ड वेंचर्स द्वारा दिए गए अनुदान ने कानूनी चुनौतियों को जन्म दिया। हालांकि एक संघीय अपीलीय अदालत ने बाद में कार्यक्रम को संवैधानिक करार दिया, जिससे गोपनीयता की चिंताओं को कम किया गया। इसके अतिरिक्त अर्नोल्ड की संस्था ने पब्लिक सेफ्टी असेसमेंट का निर्माण किया, जिसकी आलोचना NACP और ACLU जैसी संस्थाओं ने की, जो मानते हैं कि यह प्रणाली आपराधिक न्याय सुधार के नाम पर शुरू हुई सामूहिक कारावास में योगदान देती है। मेन अर्नोल्ड के कार्यकाल के दौरान उन्हें दी गई $8 मिलियन की बोनस ने कंपनी के दिवालिया होने से ठीक पहले विवाद उत्पन्न किया। हालांकि उन्हें आपराधिक रूप से दोषी नहीं ठहराया गया, लेकिन उन्हें दिवालिया मामलों की कानूनी प्रक्रिया में जांच का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त अर्नोल्ड की पेंशन सुधार में भागीदारी, जो कथित रूप से कैलिफोर्निया की राज्य पेंशन प्रणाली और एनरॉन से जुड़ी थी, की आलोचना हुई। जब जॉन अर्नोल्ड और उनके भाई मैथ्यू ने ह्यूस्टन के रिवर ऑक्स पड़ोस में ऐतिहासिक घरों को गिराया, तो उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। यह कदम उन वास्तुकला संरक्षणवादियों के लिए चिंता का विषय बना, जो क्षेत्र की विरासत को संरक्षित रखना चाहते थे। 2012 में जॉन अर्नोल्ड ने 38 वर्ष की उम्र में अन्य लोगों का धन प्रबंधित करना बंद करने की घोषणा करके हेज फंड उद्योग में हलचल मचा दी। यह अप्रत्याशित निर्णय उनके करियर में एक बड़े बदलाव का संकेत था कि दुनिया से हटने से पहले अर्नोल्ड एक अत्यंत सफल ऊर्जा व्यापारी के रूप में जाने जाते थे, खासकर एनरॉन में, जहां उन्होंने कथित तौर पर कंपनी को उसके अंतिम वर्ष में $750 मिलियन की कमाई करवाई थी। एनरॉन के पतन के बाद अर्नोल्ड ने सेंटोरस एडवाइजर्स की स्थापना की, जो एक घोटालों से घिरी कंपनी के पतन के बाद एक सफल हेज फंड बना। हाल के वर्षों में अर्नोल्ड ने अपने निवेश पोर्टफोलियो को विविध बनाया है, जिसमें सौर फार्मों में निवेश शामिल है। इसके अलावा उन्होंने मैक्सिको की खाड़ी में डीप वाटर ओनियल प्रोजेक्ट्स में रुचि दिखाई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे ऊर्जा क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए भी नवाचार के नए रास्ते तलाश रहे हैं। जॉन अर्नोल्ड ने 2004 में ह्यूस्टन स्थित संगठन नॉलेज इज पावर प्रोग्राम को $30,000 का दान देकर अपनी परोपकारी यात्रा शुरू की। 2 साल बाद उन्होंने और उनकी पत्नी ने किप को अन्य शहरों में विस्तार करने में मदद करने के लिए $10 मिलियन की उदार प्रतिज्ञा की। उनके योगदान में वॉशिंगटन DC के सिटी स्कूलों में मेरिट पे के लिए समर्थन, टीच फॉर अमेरिका एंड स्टूडेंट्स फर्स्ट जैसी शैक्षिक पहलें शामिल थीं। इसके अलावा अर्नोल्ड का दान द सिटी फंड और इसके राजनीतिक अंग पब्लिक स्कूल एलायंस तक फैला, जिसका उद्देश्य अमेरिका में चार्टर स्कूलों की वृद्धि को बढ़ावा देना है। 2010 में स्थापित लॉरा एंड जॉन अर्नोल्ड फाउंडेशन ने परोपकार के प्रति उनके समर्पण को दर्शाया। यह दंपति 2008 में द गिविंग प्लेस के मूल हस्ताक्षरकर्ता थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में अपनी अधिकांश आय को दान करने का वादा किया था। 2010 से 2013 के बीच अर्नोल्ड्स इंसेंस प्रोजेक्ट का समर्थन करने में अग्रणी रहे, जिसने उन्हें आपराधिक सुधार में रुचि लेने को प्रेरित किया। फाउंडेशन का मिशन है डेटा आधारित दान के माध्यम से प्रणालीगत बदलाव लाना। 2013 में अर्नोल्ड्स ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अमेरिका में प्री के हेड स्टार्ट कार्यक्रमों के बंद हो जाने के बाद नेशनल हेड स्टार्ट एसोसिएशन को $10 मिलियन का निजी योगदान दिया। यह दान 2013 के अमेरिकी संघीय सरकार बंद के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से किया गया था और प्रारंभिक बचपन शिक्षा के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। 2014 से जॉन अर्नोल्ड स्वास्थ्य सेवा से संबंधित परोपकार में अग्रणी रहे हैं, जिन्होंने फार्मास्यूटिकल दवाओं की लागत कम करने के उद्देश्य से $100 मिलियन से अधिक के अनुदान दिए हैं। उनके प्रयासों का केंद्र इंस्टीट्यूट फॉर क्लिनिकल एंड इकोनॉमिक रिव्यू ICER को वित्त पोषित करना है, जिसने दवाओं की मूल्य निर्धारण प्रणाली बनाई है। जहां इसके समर्थक मानते हैं कि यह प्रणाली दवाओं की कीमत कम कर सकती है, वहीं आलोचक इसे बुजुर्गों, विकलांगों और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित लोगों के खिलाफ भेदभावपूर्ण मानते हैं। अर्नोल्ड ने डेमोक्रेट्स के दवा मूल्य सुधार कानून पास कराने की पहल में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2019 में अर्नोल्ड की परोपकारी पहल को एक नया रूप मिला, जब उन्होंने अपने पूर्व फाउंडेशन, एक डोनर एडवाइज्ड फंड
और एक वकालत संगठन को मिलाकर अर्नोल्ड वेंचर्स एलएलसी नामक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बनाई। यह नया संस्थान परोपकार, अनुसंधान, नीति और वकालत को एकीकृत करता है ताकि सामाजिक चुनौतियों का ठोस समाधान किया जा सके। कंपनी का चार्टर डेटा और नीति परिवर्तन के बीच की बाधाओं को जल्दी से हटाने पर जोर देता है। जॉन अर्नोल्ड डोनर एडवाइज्ड फंड्स DAF की आलोचना करने में मुखर रहे हैं, यह बताते हुए कि ये चैरिटेबल दान में देरी करते हैं और ऐसे संस्थानों को धन देते हैं जिन्हें तत्काल आवश्यकता नहीं होती। वे फाउंडेशनों और DFS से आग्रह करते हैं वे सालाना कम से कम 7% अपनी संपत्ति चैरिटी में दान करें, जिससे अरबों डॉलर अधिक दान किए जा सकते हैं। अर्नोल्ड यह भी प्रस्ताव रखते हैं कि DAFs को कानूनी रूप से न्यूनतम वार्षिक वितरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए, जिससे योग्य कारणों तक अधिक धन जल्दी पहुंच सके। 2020 में जॉन अर्नोल्ड उन चुनिंदा अरबपतियों में शामिल हुए जिन्होंने अपनी संपत्ति का कम से कम 20% दान करने की प्रतिज्ञा की। यह प्रतिबद्धता अर्नोल्ड के परोपकार के प्रति समर्पण और समाज में ठोस प्रभाव डालने की उनकी इच्छा को दर्शाती है।